हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिजिक्स के बहुत ही मज़ेदार चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो प्रकाश का प्रवर्तन है। ये क्लास 10th में फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। इसमें पहला पॉइंट देखेंगे तो प्रकाश और उसके स्रोत यानी प्रकाश क्या है। हम बिना प्रकाश के किसी वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं। अगर जो हम अंधेरे में सोचेंगे तो उसको देखना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए प्रकाश होना बहुत जरूरी है। हम अंधकार में वस्तु को देखने के लिए पॉसिबल नहीं है, यानी इसके लिए सूर्य का प्रकाश या कोई भी प्रदीप्ति वस्तुओं का प्रकाश होना बहुत जरूरी है। यानी अंधेरे में प्रकाश को नहीं देख सकते किसी वस्तु को, तो इसलिए प्रकाश बहुत जरूरी है। तो इसमें आएंगे प्रकाश और उसके स्रोत, यानी क्या क्या उसके स्रोत होते हैं। तो प्रकाश के बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे जलता हुआ बल्ब, सूर्य का प्रकाश, जलती हुई मोमबत्ती, लालटेन, ये सब प्रकाश के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब प्रकाश के स्रोत के अंतर्गत बहुत सारे इसमें डिफाइन करेंगे। जैसे देखिए प्रदीप्ति और अप्रदीप्ति वस्तुएं। मतलब प्रदीप्ति का मतलब होता है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्ति वस्तुएं कहते हैं। मतलब जिसके पास प्रकाश उत्सर्जित करने की क्षमता होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य जो होता है खुद व अपने आप प्रकाश उत्सर्जित करते रहता है, तो ये प्रदीप्ति वस्तुएं के अंतर्गत आएगा। और जो पदार्थ अपने खुद से वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। यानी प्रदीप्त वस्तुएं में कौन कौन से आएंगे, तो सूर्य का प्रकाश, जलता हुआ मोमबत्ती, लालटेन, ये सब प्रकाश के प्रदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आएंगे। और अप्रदीप्त वस्तुएं जो सूर्य जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे प्रकाश की किरण। प्रकाश को एक सीधी रेखा में चलने की घटना को प्रकाश की किरण कहते हैं। अब जब प्रकाश ऐसे फॉर्म में जैसे इस तरीका से निकलेगा किसी बिंदु वस्तु से और एक सीधी डायरेक्शन में यदि वो फ्लो करेगा किरण, तो उसे बोलेंगे प्रकाश की किरण। और प्रकाश जब एक साथ बहुत सारे किरण जाती है तो इसे बोलते हैं प्रकाश के किरणों का समूह। और इस तरह के किरणों के समूह को बोलते हैं किरण पुंज। थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे कि किरण पुंज के पहले यानी जब बहुत सारे प्रकाश की किरणें एक साथ निकलती है तो उसे बोलते हैं किरण पुंज। और किरण पुंज को तीन तरीकों से बांट के देख सकते हैं। एक पहला मेरा है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है, जब किसी बिंदु वस्तु से निकाल करके किरणें चारों तरफ फैलती चली जाती है तो उसे बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में मतलब किसी बिंदु वस्तु से प्रकाश निकलेगी और चारों तरफ फैलती चली जाएगी, तो इस तरह की घटना को क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। अब उसी में देखेंगे सेकंड एक समांतर किरण पुंज होता है। मतलब जब बहुत सारे प्रकाश की किरणें जब एक दूसरे के समांतर होती है यानी उसकी बीच की दूरी बराबर होती है हर जगह पे, तो उसे बोलेंगे समांतर किरण पुंज। उसके बाद देखेंगे अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, यानी कन्वर्जिंग बीम। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किसी एक ही वस्तु पर या बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में देखते हैं तो इनकी बीच की दूरी घटती चली जाती है। अभिसारी किरण पुंज में जो प्रकाश की किरणों के बीच की जो दूरी होती है इसे घटती चली जाती है, क्योंकि सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। और उसी के देखिएगा समांतर किरण पुंज में एक दूसरे के बराबर दूरी पर होता है। और एक अपसारी किरण पुंज में जितने भी सारे बिंदु वस्तु से निकलते हैं किरणें यानी इनकी बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। इनको किरणों के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती हुई चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, इसमें और भी देखेंगे प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग। प्रकीर्णन एक्चुअली में होता क्या है कि जब सूर्य के प्रकाश या किसी वस्तु से प्रकाश जब निकलती है तो माध्यम में बहुत सारे कण धूल कण से टकरा करके वायु कण से टकरा करके उसे आगे बढ़ना पड़ता है। तो जब प्रकाश की किरणें वायुमंडलीय धूल कण पर पड़ती है तो वो धूल कण प्रकाश की कुछ मात्रा को अवशोषित करती है तथा वो चारों तरफ फैला देती है। तो इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे। यानी धूल कण पर पड़ने वाली प्रकाश को जब कुछ किरणें अवशोषित हो जाती है और कुछ किरणें चारों तरफ फैल जाती है तो इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे। यानी कणों पर पड़ने के बाद प्रकाश की किरणें जब चारों तरफ फैल जाएगी तो इसी क्रिया को क्या कहेंगे, प्रकीर्णन कहेंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को, ये उसके बाद है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ। तो पहला पॉइंट देखेंगे कि ये पारदर्शी क्या है। तो वे पदार्थ जो जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार हो सके उसे पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे बहुत सारे जैसे कांच है, प्लास्टिक है, इन सारे में पानी, इस सब में प्रकाश आसानी से प्रवेश कर जाते हैं।
तो इन सारे पदार्थ को क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। यानी वे सारे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाए, गुजर जाए, एक जगह से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए, इसी को बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ। उसके बाद एक और था पारभासी। पारभासी नाम सुनने से ही लगता है कि ये कुछ आभासी रूप में प्रवेश पार कर पाएगा प्रकाश को। यानी वे सभी पदार्थ जिनसे कुछ ही मात्रा में प्रकाश प्रवेश कर पाता है, यानी प्रकाश के कुछ ही अंश को अपने से होकर गुजरने देता है, उसे बोलेंगे पारभासी। इससे एग्जांपल में आएगा स्याही, दूध, ब्लड वगैरह, सब पारभासी के अंतर्गत में आ जाता है। अपारदर्शी पदार्थ तो वो सभी पदार्थ जिनसे प्रकाश के कुछ भी कण उससे होकर नहीं गुजर पाता है, तो उन सभी पदार्थों को बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ में एग्जाम्पल आ जाएंगे लकड़ी, लोहा और भी वैसे ठोस पदार्थ जिनसे प्रकाश पार नहीं हो पाते हैं, तो सभी उसके किसके एग्जाम्पल में आएंगे? अपारदर्शी पदार्थ में। मतलब जिनसे होकर प्रकाश प्रवेश नहीं करता है या उससे होकर प्रकाश नहीं निकल पाता है, तो उसे बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, प्रकाश के परावर्तन। मेरा जो मेन टॉपिक था प्रकाश का परावर्तन, यहीं से स्टार्ट होता है, लेकिन इसके बारे में कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे, उसको यहाँ पर डिफाइन कर रहे थे। तो यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है प्रकाश के परावर्तन? जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है, तो वह पड़ने के बाद उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी किसी भी पारदर्शक माध्यम, कोई भी पारदर्शक माध्यम पर प्रकाश की किरणें आएगी और उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, तो इसी घटना को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। थोड़ी सी ध्यान दें कि इसमें क्या क्या, जब प्रकाश की परावर्तन होता है तो क्या क्या रूल फॉलो होते हैं, किरण के क्या कंडीशन होते हैं, अभिलंब क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, इनके बारे में छोटे छोटे पॉइंटों को अभी डिफाइन करेंगे। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन में परावर्तन के पहला नियम है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है, तो वह अपने ही माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन का नियम कहेंगे। अब देखिए, इसके दो नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम देखिएगा, इसमें और भी पढ़ेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती है, तो जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है, और इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अभी इसके बारे में भी डिफाइन करेंगे, लेकिन आगे देखिए यहाँ पर पहला है आपतित किरण। तो पहले देखिए, ये जो किरण आने वाली है इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, और ये है परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर जो लंब डालते हैं उसे बोलते हैं अभिलंब। और ये है आपतन बिंदु। ध्यान देंगे तो देखिए, परावर्तन के नियम में बहुत सारे आते हैं, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये कंडीशन फॉलो करते हैं आपतित किरण। तो आपतित किरण क्या होता है? तो किसी परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। किसी भी परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। अब देखिए, इसमें होता क्या है, जब आएगी प्रकाश तो परावर्तक सतह पर पड़ेगी, तो ये अपने ही माध्यम में पुनः वापस लौट जाएगी। तो जो लौटती है किरण किसी परावर्तक सतह से टकरा कर अपने ही माध्यम में जो किरण लौटती है, उसी किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। और उसके बाद इसमें एक और पॉइंट को डिफाइन करेंगे कि अभिलंब क्या होता है। तो आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है, उस बिंदु पर खींचा गया अभिलंब को ही क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। यानी आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है, उस बिंदु पर डाला गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। अब देखिए, इसमें उसके बाद आपतित किरण हो गया आपतन बिंदु। तो आपतित किरण जिस बिंदु पर आते हैं उसी बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, परावर्तित किरण हो गया, यानी आने वाली किरण अपने ही माध्यम में पुनः लौटती है, उसी किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद परावर्तन कोण, और एक है आपतन कोण। तो देखिए, ये है आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण। आपतन कोण को कोण I से डिनोट करेंगे और परावर्तन कोण को कोण R से डिनोट करेंगे।
थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आपतन कोण होता क्या है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। फिर से, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तित कोण को कोण आ से तथा आपतन कोण को कोण आई से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। परावर्तन कोण के बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है? प्रकाश के परावर्तन के नियम इसी से आपको समझ में बहुत बेहतरीन तरीका से आ जाएगा। देखिए, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल पे होते हैं। तीनों एक ही समतल पे होते हैं। ये परावर्तन के नियम का पहला नियम है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। ये फर्स्ट नियम हो गया। और सेकेंड नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण कहां पर बनता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यानी कोण I बराबर कोण R होता है। ये दूसरा नियम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण। देखिए, समतल दर्पण पर अगर जो किरण लंबवत पड़ेगी, ये है समतल दर्पण। अगर कोई किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ेगी तो वह अपने ही पथ में पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। यानी जिस पथ से जो कि वो किरण आती है उसी पथ पे वापस पुनः ही लौट जाएगी। यानी प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा एग्जांपल एक समतल दर्पण पर पड़ने वाली लंबवत किरण है, जो कि अपने ही माध्यम में और अपने ही पथ पर पुनः वापस लौट जाती है। तो इस पॉइंट को सही से समझ गए होंगे कि समतल दर्पण पर जो भी किरण पड़ती है वो समतल दर्पण पर आने वाली लंबवत किरणें अपने ही माध्यम में अपने ही पथ पर पुनः वापस लौट जाती है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे और शायद ये समझ में, देखिए इसके बाद जो पॉइंट है नीचे में है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब इमेज क्या होता है? इमेज किसी का भी इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। जैसे हम सूर्य के प्रकाश में जाते हैं तो मेरा विपरीत दिशा में उसका प्रतिबिंब बनता है, तो वही है प्रतिबिंब। तो लेकिन यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार कैसे प्रतिबिंब को डिफाइन करेंगे। तो जब किसी बिंदु वस्तु से निकलकर प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद किसी जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को बोलेंगे प्रतिबिंब। मतलब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। अगर जो एग्जैक्ट रूप से मिलेगा तो उसे बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और अगर जो मिलती हुई प्रतीत होगा तो उसे बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब भी। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।